बिल्कुल बिल्कुल आराम से एक एक करके बात की जाएगी, एक एक करके बात की जाएगी। शांति से आप अपना अपना पक्ष रखिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और शो का नाम है 24 की चाल और मेरा नाम है आंचल कादियान। मौजूदगी बागपत लोकसभा में। देखिए 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव है और बागपत में तभी मतदान होगा। उससे पहले हम पहुंचे हैं बागपत में और यहां पर 24 की चाल में बातचीत करेंगे कि इस बार बागपत लोकसभा सीट में दबदबा किसका है। बागपत को जाट लैंड भी कहा जाता है। इस बार एनडीए गठबंधन मजबूत रहने वाला है या फिर इंडिया अलायंस। देखिए जबकि इससे पहले 2014 देखा जाए या फिर 2019 कमल और नलके में कड़ी की टक्कर देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार जो है साथ आ चुके हैं। तो बागपत के जो समीकरण है वो बदले हैं या नहीं बदले हैं, सभी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं अपना अपना पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले वेदपाल जी, टिकट कटा है, समीकरण बदल सकता है? टिकट कटा नहीं है, हमारी पार्टी का आपस में एक समझौता है और वे हमारे शीर्ष नेता हैं और नेता ही रहे। डॉक्टर सत्यपाल जी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, प्रवक्ता हैं इस टाइम में और स्टार प्रचारक हैं। वे राजस्थान को देख रहे हैं, हरियाणा को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। बहुत बड़ी शिक्षा थे वे कोई ऐसे नहीं है उनका कोई टिकट काट दे। वे टिकट वो हमारी पार्टी का समझौता है और पार्टी ने जो शीर्ष नेता है समझौता किया है और वो समझौता फेवर में किया है, बागपत की भलाई के लिए समझौता किया है। लेकिन समीकरण जनता से तो पूछ रहे, राजकुमार सांगवान के बीच में समीकरण तो बन नहीं रहे हैं। कैसे समीकरण नहीं बनने, पूरे समीकरण है। नहीं, सत्यपाल शर्मा की तारीफें हो रही है, राजकुमार सांगवान की तो नहीं हो रही। ऐसा है, सत्य संगठन जो है यहाँ पे, क्योंकि आरएलडी के साथ गठबंधन है तो सब लोग नलके का चुनाव चिन्ह है और भारतीय जनता पार्टी उसी चुनाव चिन्ह के लिए काम कर रही है। तो गठबंधन है, गठबंधन के हिसाब से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में लगे हैं। उसका कोई विषय नहीं है कि सत्यपाल जी का टिकट कटा है। सत्यपाल जी को पार्टी और विचार करेगी उनके बारे में। हमारे यहाँ निर्णय जो है सामूहिक निर्णय होते हैं, कोई व्यक्तिवादी निर्णय नहीं है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि कोई निराशा है, कुछ भी है। सब लोग एक साथ हैं। और एक बात आप और भी सोच सकते हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी लड़ती थी, भारतीय जनता पार्टी जीतती है, सेकंड नंबर पे नलका रहता था या आरएलडी रहती थी। अब दोनों लोग मिल के लड़ रहे हैं तो कोई विषय नहीं है, एक तरफा जीत होगी। देखिए दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों के मिलने से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में खटास जरूर पैदा हुई है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। आप पहले आरएलडी में थे, लेकिन अब आप समाजवादी पार्टी से जुड़े। सबसे पहले तो यही वजह जानना चाहूंगी कि क्या इसके पीछे की वजह है और क्या इस बार राजकुमार सांगवान पर अमरपाल शर्मा भारी पड़ने वाले हैं? भारी तो पड़ ही रहे हैं मैम, क्योंकि जो बीजेपी और लोकदल का गठबंधन हुआ है वो लठों का गठबंधन हुआ है, दिलों का गठबंधन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, ज़्यादा नहीं 5-7 दिन पहले ही तिलवाड़ा में एक कांड हुआ। लोकदल वाले नेताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भगा भगा के मारा है। उस पर हमारे उपाध्याय जी भी हैं, जिला अध्यक्ष है, इन्होंने ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी लोकदल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। वो हो गया, आखिरकार समझौता इनका हो चुका है, लेकिन इनको दिलों का गठबंधन नहीं है। और रही हमारी लोकदल छोड़ने की बात, जब इनका बीजेपी से पैक्ट हुआ तो इनके यहाँ क्या है, जो योगी और मोदी जी की जय बोलेंगे वो देश हित में है, और नहीं तो यदि उनकी जय नहीं बोलता वो आतंकवादी है। यहाँ काले पानी की सजा दे देते हैं ये उनको। योगी जी मोदी जी की जय बोलेंगे तो सब सही, नहीं तो काले पानी की सजा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी नहीं है। वो एक विचारधारा के लिए काम करती है, देश के लिए काम करती है। हमारे यहाँ नेशन फर्स्ट है, पहले देश है, बाद में राजनीति है। और जो हमारी विचारधारा से, देश की विचारधारा से, राष्ट्र की विचारधारा से जो लोग इस विचारधारा को मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, वो सब हमारे साथ लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है और यहाँ पर नलके का चुनाव चिन्ह है। सभी कार्यकर्ता मिलकर राष्ट्रीय लोकदल को चुनाव लड़ा रहे हैं। कि ये कौन से देश हित की बात कर रहे हैं भाई? जब महिलाओं को सड़कों पे डाल डाल के इनकी सरकार ने, प्रशासन ने उनको मारा था, घसीट घसीट के मारा, तब कहाँ गया था ये? बताइए आप। जब किसानों पर इतनी लाठीचार्ज की, कौन से देश हित की बात कर रहे हैं ये? जब किसानों के ऊपर इतना काम किया गया था, वहाँ पे अग्निवीर बना दिया। ये बच्चे जो आजकल नौजवान बैठे हैं, इन्हें अग्निवीर बना दिया। 4 साल के लिए कौन अपने बच्चे को मरने के लिए भेज देगा वहाँ? कौन से? ये बात नहीं है। बात वो है कि अगर तुम देश हित की बात कर रहे हो तो देश हित के लिए काम भी तो करो। करनी और कथनी में फर्क क्यों कर रहे हो तुम लोग? सीधे बोलते क्यों नहीं कि अगर हम करेंगे, बोल रहे हैं तो हम करेंगे भी उस काम को। और बात रही समाजवादी वही बात है, जो विपक्ष में होता है ना वो दूसरे को ऐसे ही देखता है।
इन्हें ये दिख रहा है समाजवादी तो आतंकवादी। क्यों समाजवादी ने अपने टाइम पे काम नहीं करवाया? ये सच्चाई है। मैं लोकदल में पहाड़ों में से जो महिला आई थी बलात्कार किए थे समाजवादी पार्टी ने, भोपा मोरना कांड किया था समाजवादी पार्टी ने अपने समय में। इससे बड़ा और क्या काम कर सकते समाजवादी पार्टी जब उत्तराखंड के लिए आए? क्या बीजेपी पार्टी ने ना ही किसी का रेप किया है, ना ही किसी के साथ बदतमीजी की। देखिए, अब महिलाओं का जिक्र हो गया है, कानून व्यवस्था का जिक्र हो गया है, तो जनता की राय रखने के लिए भी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। इन्हीं से जान लेते हैं। जनता की राय जानना भी जरूरी हो जाता है। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ? कानून व्यवस्था में वैसे सुधार तो बहुत हुआ, परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनता, ये बीजेपी इतनी अच्छी पार्टी होकर भी इन्होंने विलय क्यों किया? मुझे इसका उत्तर चाहिए। क्यों, क्या कारण है विलय किया? ठीक है, मानते, मैं इसी का उत्तर ये पूछती हूँ कि क्यों किया। और यदि विलय किया है तो मुझे तो आशा लगती नहीं कि अपनी इन्होंने छवि खराब कर दी बीजेपी वालों ने विलय करके। देखिए, बीजेपी वालों ने छवि खराब कर दी विलय करके। ये माता जी को लग रहा है, ये उनका विषय है, लेकिन इसके क्या फायदे हैं, राष्ट्र पे क्या नुकसान है, वो शीर्ष नेतृत्व का विचार है। वो सोचते हैं, सोच विचार के ही गठबंधन होता है, और वो अगर विचार हुआ है तो अच्छे के लिए हुआ है। ऐसा तो नहीं होने वाला 4 जून को पता चले नलका और कमल की जोड़ी डगमगा गई। ऐसा है, आप लोगों को पता है कि 6 महीने पहले हमने चुनाव जीत लिया था। 6 महीने पहले बीजेपी ने अपने दम पे चुनाव 1.5 लाख से जीत लिया था। गठबंधन का इतना फायदा हो गया, 5 लाख से घाट लीड नहीं होगी। बागपत की लीड लोग देखेंगे और देखने अभी सामने आने वाली है आपके। इसमें कोई बात नहीं जिसकी आप बात कर रहे हो। अभी ये जो रोड था, हमारे इस रोड को ले ले, जो हमारा दिल्ली से सहारनपुर के लिए रोड है, इस पेड़ की जड़ भी बेच का खा गए लोग। बनाने वाला कौन था? डॉक्टर सत्यपाल, भारतीय जनता पार्टी थी। हमने बनाया रोड। ये वे पेड़ जितने भी पेड़ कटे हैं, जितने पेड़ कटे में उन्होंने काटे। सरेआम गोली चलवाते हैं जो लोग। जिस नेता का जिक्र को, अपराधी का जिक्र करोगे हमारे सामने। भारतीय जनता पार्टी कमेरों की पार्टी है और सच्ची ईमानदार पार्टी है। कोई कुछ नहीं करता, सब बैठे बैठे बीजेपी के जो हमारे मंत्री जी हैं मुजफ्फरनगर से, वो धमका रहे हैं वोटरों को, कह ले तो चुनाव के बाद इलाज कर दिया जाएगा। ये है इन लोगों के विचार। हम आतंकवादी नहीं है, ये आतंकवादी है। ये देख लो, ये भरी मंच पर धमका रहे हैं मंत्री जी। देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑडियो भी दिखाया जा रहा है कि मंच से धमकाया जाता है। हालांकि शिवपाल यादव का भी एक बयान आया था जब पहुंचे थे एक प्रोग्राम में, और मंच से धमकाते हुए नजर आए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी, बल्कि हर एक नेता का इसी तरीके का बयान आता। बीएसपी का पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ मुकेश उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, बीएसपी को लेकर के क्या कहेंगे? बीएसपी का दबदबा कितना देखने को मिल रहा है? टक्कर तो अमरपाल शर्मा और राजकुमार सांगवान के बीच है। परवीन जी कितना दबदबा रखते हैं? परवीन जी का चुनाव बड़ा अच्छा है, और बीएसपी ने सदा विकास पे और लॉ एंड ऑर्डर पे और बच्चों की नौकरियों पे काम किया है। ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले इतनी लंबी लंबी बातें बताते हैं, हमारी बहन जी ने जब उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस की भर्ती कराई थी, निष्पक्ष भर्ती थी, और कोई रिश्वत का एक भी मात्र कोई दाग नहीं बता सकता। उस भर्ती में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सबसे ज़्यादा लोग उस भर्ती में हुए थे, लेकिन इनके तो भर्ती से पहले पेपर भी लीक होते हैं। बताइए क्या लॉ एंड ऑर्डर इन लोगों का? बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा था कि जो आज ये बताते हैं कि बहन सुरक्षित है, वो सुरक्षित है। आप उठा के देख लीजिए, कानूनी व्यवस्था बहन जी के कार्यकाल में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी चलती थी। तो इसी मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे और विकास के मुद्दे पे और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। योगी जी ने काम नहीं किया? योगी जी ने क्या काम किया योगी ने? बताइए आप जिन सड़कों की बातें आज ये कह रहे हैं, सड़कें बनाई, किसने बनाई सड़कें? अरे जिनने सड़कें बनाई उसको तो इन्होंने भगा दिया यहाँ से। अब दूसरे को उठा के ला रहे हैं। जो लोगों के पास जुत्ते मारते हैं, लोगों को गालियाँ देते हैं, कमीन बताते हैं, उन्हें उठा के हमारे सिर पे लिया यहाँ पे। तो ये जनता क्यों वोट देगी? ये जनता वोट देगी बसपा को, जो बसपा अच्छी है, या फिर गठबंधन को, दूसरे को वोट देगी, समाजवादी को। और जरूरत पड़ी तो हम भी इन्हें हराने का कार्य करेंगे, चाहे कोई भी का कार्य। जरूरत पड़ी तो बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ जा सकती है। जरूरत पड़ी तो बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ जा सकती है। ऐसा है जी, प्रधानमंत्री एक देश का राजा होता है, और राजा का काम ये नहीं होता कि मंदिर बनवा दे। राजा का काम होता है कि देश को एक मंदिर बनाए, देश के लिए काम करे। अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं, तो जिक्र तो अयोध्या का कहीं का भी हो। इतने मंदिर तोड़ के बना दिए, जो वहाँ पे बेघर है, आज तो वो चिल्ला रहे, उनको घर ही नहीं मिला। कई किलोमीटर तक का मकान तोड़ दिए। बताओ उनके लिए क्या होगा? कौन गवर्नमेंट करेगी उनके लिए?
गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, घर नहीं बनवाए गए। 4 करोड़ नेताओं से बात पहली बार 4 करोड़ परिवारों को जो बेघर लोग थे, 60 साल विपक्ष की सरकार रही, 60 साल में किसी सरकार के द्वारा 4 करोड़ निर्धन लोगों को मकान कभी नहीं दिया गया। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और यहाँ के बारे में मैं आपको बताता हूं जी। हमारे यहाँ से तो बहुत बड़े बड़े नेता पैदा हुए, देश के प्रधानमंत्री पद तक गए, कैबिनेट मंत्री पद तक गए, लेकिन मैंने देखा है कि पार्टी विशेष ने कभी यहाँ किसी भी पार्टी विशेष ने यहाँ ध्यान दिया विकास पे। यहाँ तो सिर्फ व्यक्ति विशेष ने विकास पे ध्यान दिया। 2014 में डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी आए थे यहाँ, उन्होंने यहाँ दिखाया कि विकास कैसे होता है, उन्होंने करके भी दिखाया है। लेकिन अभी क्या किया बीजेपी ने, थोड़े से लालच में इस क्षेत्र को दोबारा फिर विनाश के रास्ते पे चढ़ा दिया, यानी उन्हीं लोगों के साथ फिर भेज दिया, उन्हीं लोगों के साथ तालमेल कर लिया जो दोबारा फिर वही स्थिति यहाँ लाएंगे, गरीब तबके को धमकाएंगे, जातिवाद की राजनीति करेंगे और एक वर्ग विशेष को बढ़ावा देंगे, बाकी सबको बेइज्जती भी करेंगे उनके। मैं देखता था पहले इस क्षेत्र में, मैं खुद उस जाति से ही हूँ, और यहाँ क्या करते थे, गरीबों को रात को घर में कूद जाते थे। आपके कहने का मतलब बीजेपी ने गरीबों के लिए काम किया, लेकिन ये गठबंधन सही नहीं हुआ। नहीं, एक व्यक्ति विशेष ने काम किया, लेकिन उसको साइड में लगा दिया, समझौता कर लिया और उसको हटा के लोकदल के उसमें सीट दे दी दोबारा, यानी जो पहले परंपरा चल रही थी उसी में फिर उसी रास्ते बीजेपी ने फिर ये चढ़ा दिया। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने चुन के एक मजबूत आदमी यहाँ ऐसा ले आए जो गरीब गुरबाओं की, कमजोरों की आवाज़ बढ़ेगा, उनकी बात सुनेगा, उन पर कोई अत्याचार होगा उसके साथ वे खड़े भी होंगे। ये अच्छा काम उन्होंने किया है, तो इसलिए मैं बार बार उनका धन्यवाद करता हूँ। इस क्षेत्र के बारे में उन्होंने विचार किया, नहीं तो पहले क्या होता था, इस क्षेत्र में सोचते थे यहाँ से कुछ होना तो है नहीं, छोड़ किसी को भी चुनाव लड़ा लूँ, लेकिन अब की बार उन्होंने बहुत सोच समझ के यहाँ उम्मीदवार उतारा है। और मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूँ, आप देखिए रिजल्ट क्या आएगा। ये सब आदमी जो वर्ग विशेष से अलग है, ये सब आदमी उसके साथ खड़े हो गए और अमरपाल जी को विजय बनाएंगे। देखिए 4 जून को ही पता चलेगा कि अमरपाल जी विजय करते हैं या फिर राजकुमार सांगवान या फिर बीएसपी के परवीन। बीएसपी वालों से ही बात कर लेते हैं, क्या लगता है, जब अभी मायावती जी है इनएक्टिव नजर आ रही है, देखिए आप इस बात पे गर्म मत होइएगा, लेकिन ये बात सही है, मायावती जी इन दिनों नजर नहीं आ रही, चुनाव नजदीक आए, अब थोड़ा बहुत वो घर से बाहर निकली है। हालांकि लगातार उम्मीदवारों की लिस्ट भले ही आ रही हो, लेकिन कामकाज नहीं किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कम से कम जनता के बीच तो पहुंचे ना मायावती जी। अभी बहन जी रैली करनी शुरू करेंगी, निकलना शुरू करेंगी, अभी निकल चुकी हैं, और आनंद भाई भी बाहर निकल चुके हैं, अभी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो धीरे धीरे सारा काम शुरू हो जाएगा। और जनता समझ रही है इनकी नीतियों को। अगर ये सत्ता में कमजोर ना होते तो इस तरह से छोटे छोटे जिन दलों को हराते थे, ये उन्हीं दलों से गठबंधन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपनी हार मान रहे हैं देश में। और 400 पार की बात करते हैं, मुझे तो लगता नहीं कि ये 150 भी ले जाएं, 200 पार कर जाएं, क्योंकि इनकी स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है, ये बौखला चुके हैं, तभी ये उन लोगों का सहारा ले रहे हैं जिन लोगों को इन्होंने हराया हुआ है। और आज बात कर रहे हैं विकास की, इस चीज की, ये कहीं पर भी कुछ नहीं टिके हुए हैं, केवल इन लोगों का लड़ने का काम है, दूसरों को दबाने का काम है। और अगर कोई अपने हक की बात करता है उसको हर तरह टॉर्चर करते हैं लोग, ये किसी तरह बैठ जाए, किसी तरह लुक जाए, अन्यथा इसके मकान को भी तोड़ देंगे, इसके घर को भी तोड़ देंगे। हक की बात करने वालों को दबाया जाता है। एनडीए 400 पार का नारा दे रहे, 150 भी पार होना मुश्किल है। हमारी पार्टी का एक ही नारा है कि सबका साथ सबका विकास। आपको पता है कि हमने जितने मतलब मकान बनाए हर शहर में, किसी भी शहर में कोई मुस्लिम या हिंदू ये कहे कि मुझे वो सुविधा नहीं मिली। आपको पता है कि हमारे क्षेत्र का बहुत बुरा हाल था, सोच के लिए भी बहन शाम तक की इंतजार कर रहे थे कब दिन छिपे, कब मैं बाहर जाऊँ। सबसे पहले माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की जो योगी जी की जो सोच थी, उन बहनों को पहले वो शौचालय देने का काम किया। उसके बाद आपको पता गैस सिलेंडर की क्या हालात थी, एक के 10-10 20-20 रखे जहाँ थे। आज हमारी कोई भी बहन किसी भी प्रकार से, और बहनों को इस तरीके से दूध के रखे जाता कि घर वाला कभी ये सोचता ही नहीं था। घर कभी पियर वाले तो ससुराल में भी आए दे थे, ससुराल वाले भी कभी कह देते कि अपने घर जाओ। सबसे पहले माननीय योगी जी ने बहनों के नाम मकान देने का काम किया। इस तरीका जो मतलब सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया,
वो किसी पार्टी ने किया नहीं है। आप लोगों को मीडिया के माध्यम से ये पता भी है, माने योगी जी जब तक वे हैं, अभी जो धमकाने डराने की बात जो है, अपराधी जो है, अपराधी यदि इस चौराहे पे कुछ बकवास करेगा तो दूसरा चौराहा मिट्टी में मिला जाएगा। ये बीजेपी का काम है। आपको क्या लग रहा है, सही काम किया है योगी जी ने? योगी जी ने सही काम किया, रास्ते बनाए हैं और प्रशासन अच्छा किया। महिलाओं के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए बहुत अच्छे घर बनाए हैं और सुरक्षा की है और आयुष्मान कार्ड सभी को दिए गए। सभी को नहीं दिए, ये तो वहाँ मतलब 4 कैंडिडेट वाले तक नहीं पहुँचे। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी ये 4 कैंडिडेट वाले बीमार नहीं होते। यदि आयुष्मान कार्ड उनके बन रहे हैं जिनके घर में यदि 6 सदस्य हैं तो आयुष्मान कार्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्योंकि क्या वो 4 वाले बीमार नहीं होते, 1 वाले बीमार नहीं होते, 6 वाले बीमार होंगे। तो ये किया बहुत अच्छा। देखिए यूपी में ऐसा तो नहीं है कि हमेशा से ही बीजेपी रही, बीएसपी भी रही है, समाजवादी पार्टी भी रही है और अब बीजेपी है। तो किस कार्यकाल में सबसे ज्यादा काम हुआ, किसकी सरकार में काम? मोदी सरकार ने किया, इतना शायद नहीं किया। अब ये सबों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि मकान नहीं मिल रहे, 2.5 लाख रुपए मिलते हैं हर एक कैंडिडेट को, वो उसके काम तो बीजेपी ने किया महिलाओं के लिए। बहुत अच्छा किया जी, महिलाएं। हाँ जी बहुत अच्छा किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हाथरस कांड है। मैं खुद एक पहले जो मैं लोकदल में थी, मैं जिला अध्यक्ष थी और मैं क्षेत्र में अच्छी तरह घूमती थी। यहाँ के सभी ज़्यादातर मुझसे परिचित भी हैं। मुस्लिम समाज में इतने बलात्कार हुए छोटी छोटी बच्चियों के साथ। मैं उनके घर पे गई हूँ, पुलिस में जाके उनके विपक्ष के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। वो कार्रवाई दबाई गई। हाथरस कांड में कार्रवाई दबाई गई। लड़की को रात को तेल डाल के जला के मार दिया। बेटी बचाओ बेटी, बहुत ही मतलब इतना विकास में भगवान कसम ऐसा तो विकास आज तक मैं देखा ही नहीं। कितना विकास कर रहे हैं। बात रही महिलाओं के बचाव की, कौन सा महिला बचा रही? महिलाएं आजकल पढ़ी लिखी हैं, अपने आप में परिपक्व हैं, सामने बोलने वाले का मुंह तोड़ना जानती हैं। यहाँ महिलाएं अपने आप में सेफ हैं। बस महिलाएं अपने आप को खुद बचा रही है बीजेपी के लिए। सुभाष जी ने बताया अभी, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने सारा ईमानदारी से बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया। और हो सकता उन्होंने कहा अभी कि जो पहले वाले सांसद थे, जो व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, 2 बार से थे लगातार। और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल एकदम सबको लोगों को साथ लेके उन्होंने पूर्ण रूप से विकास कार्य कराए। और ये शक हो सकता है कि सांगवान जी कुछ नहीं कर देंगे या ऐसा नहीं करेंगे। जब सत्यपाल जी को लाया गया था, लोग उनके बारे में भी बोल रहे थे। और मैं ये, क्योंकि जो सांगवान जी हैं, निश्चित रूप से जो सत्यपाल जी ने कार्य किए हैं उन्हें आगे बढ़ाने का काम और उन्हें पूरा करने का काम सांगवान जी करेंगे। उनके किसी भी काम को पीछे नहीं हटाया जाए। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के बागपत का जब जिक्र करते हैं तो वोट परसेंटेज आपको बता दें, 16 लाख से ज्यादा यहाँ पर वोटर है और 4 लाख से ज्यादा वोटर का जो दबदबा है वो जाटलैंड भी कहा जाता है और जाटों का है। मुस्लिम वोट जो है वो 3 लाख से ज्यादा है। क्या लगता है मुस्लिम वोट इस बार किस तरफ जाने वाला है? 3 लाख के करीब शायद मुस्लिम वोट बागपत में है। 3.25 लाख के करीब मुस्लिम वोट है यहाँ पे। मुस्लिम वोट भाजपा के, जाहिर है भाजपा के खिलाफ जाता है और जाएगा भी। अब वो निर्णय तो मुस्लिम लेगा कि वो बसपा की तरफ जाता है या सपा की तरफ जाता है। तो अधिकतर तो निर्णायक वोट जो यहाँ पे है वो मुस्लिम वोट है। मुस्लिम वोट जिसकी तरफ जाएगा वो इन लोगों को, भाजपा को हराने का कार्य करेगा। कुछ खिलाड़ियों का जिक्र कर लेते हैं। आप अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। अभी हमने देखा कि हरियाणा के जो खिलाड़ी है वो जंतर मंतर पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी भी कुछ नाराज हैं इस सब चीजों से? नहीं जी, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी तो सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि अगर वैसे देखा जाए ना, सरकार ने किसने खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा किया तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे। उन्होंने तो खिलाड़ियों को, जैसे यश भारती वगैरह पुरस्कार थे, पहले क्या था, लेखक कवि इनको तो दिए जाते थे, खिलाड़ियों को किसी को नहीं। तो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने सबसे पहले शुरुआत की थी कि खिलाड़ियों को यश भारती पुरस्कार दिया जाए। जब उसके बाद माननीय अखिलेश जी का शासन आया, इन्होंने बढ़ चढ़ के कई कदम आगे जाके एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि हर यश भारती प्राप्त खिलाड़ी सभी को, विशेषकर खिलाड़ी थे उसमें ज़्यादातर, उनको 50,000 रुपये पेंशन मिलेगी। और उन्होंने शुरू भी कर दी थी, बहुत दिन तक मिली। वो आदरणीय योगी जी ने ये कह गया कि इसमें कुछ आदमियों को गलत दिया गया और हम इसमें काट छांट करेंगे, जो गलत है उनको छोड़ेंगे, अच्छों को देंगे। लेकिन ये तो कह दिया, ख़त्म कर दी, लेकिन शुरू आज तक नहीं हो पाई। तो अगर खिलाड़ियों की आप बात करो किसने सबसे ज़्यादा किया तो आदरणीय अखिलेश जी ने और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। विशेषकर कुश्ती खिलाड़ियों को तो विशेष चाहते थे, विशेष प्यार करते थे। तो खासकर ग्रामीण खेल कूद से तो उनका विशेष स्नेह रहता था।
तो बात ये थी। और अगर इन्हें खिलाड़ियों से प्यार था आदरणीय योगी जी को, तो वह पेंशन ख़त्म क्यों करी है? अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को मिलती थी, ठीक है, अगर किसी को गलत मिली भी थी उसकी बंद कर देते, बाकी को तो देते, लेकिन कुछ नहीं शुरुआत हुई है। ऐसा है जी, लोक दल को हराने के लिए भाजपा यहाँ आई थी। पहले यहाँ से हमेशा लोक दल का ही आदमी जीतता था। भाजपाई सभी जातियों ने इकट्ठा होकर भाजपा को जिताया, 2 दफे जिताया, काम भी खूब हुए। हरियाणा पुल से लगा के ये सड़क, इस पर धूल चाटते थे सभी लोग, सभी धूल चाटते थे, दम में हो गए लोगों के। और ये जो गठबंधन करा, जब भाजपा जीत रही है तो गठबंधन की जरूरत क्या थी? और ये जो गठबंधन, देखिए बार बार सवाल यही आ जा रहा है, गठबंधन क्यों बना? ब्राह्मणों के, त्यागियों के और जातियों के गठबंधन गले नहीं उतरना। जिस गठबंधन गले नहीं उतर रहा है, गठबंधन से खासी नाराजगी। देखिए एनडीए में कम से कम 34-35-24 के करीब पार्टियां हैं। वो तो ठीक है, लेकिन गठबंधन आरएलडी और बीजेपी की बात हो रही है। आरएलडी और बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ। आरएलडी को केवल 2 सीटें दी गई हैं, और जो आरएलडी के जो जैसे वोट माने जाते हैं वो हमारी कम से कम 18 और 20 सीटों पर हमें जो है मदद कर रहे हैं। हम केवल उन्हें 2 सीटों पर मदद कर रहे हैं। और रही बात, कोई मंदिर की बात कर रहा है कि मंदिर क्यों बना दिया, हम मंदिर भी बनाएंगे, हम अस्पताल भी बनाएंगे, हम अमेरिका से लेकर अभिनंदन तक भारत माता के मस्तक को ऊंचा करने का काम भी करेंगे। हम उन गरीब महिलाओं को शौचालय देने का काम भी करेंगे, उन्हें आवास देने का काम भी करेंगे। आप देखिए, बैंक में जाते हुए गरीब महिलाएं और गरीब लोग डरते थे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें बैंक में जाने का रास्ता दिया है। करोड़ों गरीब परिवारों को सीधा बैंक से जोड़ा है, और जो भी सरकारी मदद, जो भी सरकार द्वारा मदद दी जा रही है, वो सारी बैंक के द्वारा और डीबीटी के माध्यम से सारी की सारी सीधे खाते में महिलाओं के हो या उसके हो, सबकी दी जा रही है। जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि अच्छा भी लग रहा है कि विपक्षी लोग ही इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ विकास हुआ है, तो इसके लिए तो मैं अपने इन विपक्षी साथियों को भी धन्यवाद दूंगा। विकास जो है विकसित है, विकसित के साथ साथ विरासत के साथ साथ हम अपनी उस विरासत का और विकास के साथ साथ तालमेल करके, और हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारी पार्टी की नीति और नियत बिल्कुल सही है। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे पहले यहाँ विकास होता है बागपत लोकसभा में, ऐसे ही आगे भी यहाँ उसी तरीके से विकास की गंगा बहती रहेगी। हमारा ये है कि जो है बहन जी करनी और कथनी में फर्क नहीं करती ना, वो घोषणा पत्र, ये तो घोषणा पत्र बनाते हैं बीजेपी वाले तो, और सपने दिखाते हैं 5 किलो राशन में। ठीक है, 2 सवाल, कथनी और करनी में फर्क है बीजेपी की, और दूसरा किसानों के हित में काम नहीं किया। ऐसा है कि किसानों का हित किसे कहेंगे आप? यहाँ पे सब किसान खड़े हैं, और जो गन्ना बो रहे हैं उन्हें पता होगा, पहले जो है 50 कुंटल गन्ना हो रहा था 1 बीघे में। आज वही 38 का बीज है जो नया अभी 4 साल से लाई है सरकार, अब 100 कुंटल गन्ना, और डबल हुआ ना। तो किसानों को हित कीजिए। जो अभी किसान सम्मान निधि जा रही है वो किसान को जा रही ना। क्या जो गरीब किसान नहीं है? अगर शौचालय बने तो किसान के यहाँ नहीं बना, अगर गैस कनेक्शन फ्री में गया तो किसान के यहाँ नहीं गया, अगर मकान बना तो गरीब किसान तो उसका नहीं बना। और अभी जो भाई साहब कह रहे थे बहन जी के बारे में, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने वाली भी भाजपा थी, और बहन जी की जान बचाने वाली भी समाजवादी पार्टी के गुंडों से, समाजवादी पार्टी के गुंडों से बहन जी की जान बचाने वाली भी भारतीय जनता पार्टी ही थी। बीजेपी त्यागियों की पार्टी है, कोई गलत काम कभी बीजेपी करती नहीं। बीजेपी का एक कार्यकर्ता ऐसा है जो भूखा तिसा 24 घंटे सड़क पर रहता है। अभी आपको पता है, देश जब कोरोना में घिरा, हमारे कितने मंत्री शहीद हुए। हमारे माननीय योगी जी प्रधानमंत्री देश के, कभी कोई आदमी घर पे नहीं बैठा, भारतीय जनता पार्टी का 24 घंटे अपनी जनता के बीच में रोड पे रहा। तो बहन जी ये तो काम करने की पार्टी है, कमेरू की पार्टी है। और रही बात इनकी, बेचारे जी कर तो ये करेंगे, हर आदमी क्या नहीं बोल लगा है, इनका कुछ वजूद है कहीं? और जो वजूद बागपत में होगा वो आपके सामने आ जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का कहना है कि जाट वोट बैंक जो है वो इस बार समाजवादी पार्टी के पास चला जाएगा, वजह गठबंधन। चलिए 70% तो हमें वो खुद ही कह रहे हैं ना, 30% का विषय है, 30% को देख लेंगे टाइम। चलिए 4 जून को पता चलेगा कि कौन सा वोट बैंक किसके पास गया। आपके क्या मुद्दे, किस देखिए सवाल सुन लीजिए, सवाल के बिना जवाब कैसे देंगी? सवाल तो सुन लीजिए।
वोट देने जाएंगी 26 अप्रैल को? किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे? देखो बस समय का अभाव है। अच्छा कार्य करता होगा, जो मुद्दा अच्छा होगा हम उसको देंगे वोट। हमारा ये अभी पर्सनल किसी को नहीं बताते कि हम हैं क्या है, क्या मुद्दा है, मुद्दा बताइए। मुद्दा ये है कि आप ये उठाए ना कि किसानों को कोई वहाँ पे धरना दिए बैठे थे। कौन बैठे थे? जिन्होंने जमीन के मुआवजे ले रखे थे वो दोबारा किसान लेने के मुआवजे बैठे थे। आपको किसी को नहीं पता। मेन ये था मुद्दा। हाँ, मैं पढ़ा हुआ है मैंने कि वो मुआवजा वो था राष्ट्रीय। भाई देखो, गवर्नमेंट ने पैसा दिया, यदि हम गवर्नमेंट से 2-2 बार पैसे मांगेंगे बीजेपी सरकार। महिला हो, महिला सशक्तिकरण पे बताइए। महिला सशक्तिकरण पे कि महिला को इस मामले में आगे बढ़ के कदम उठा के कहना चाहिए कि भाई किसानों को कितनी फैसिलिटी है, घर बना के दे रही है, महिला को मशीनें दे रही है, 500 रुपए उनके खाते। मतलब योगी सरकार महिलाओं के लिए हाँ नहीं, अभी 500, पहले 500 आया ना, पर जन खाते में आ रहे हैं 500 रुपए, अब 1000 रुपए। महिलाओं को फायदा हुआ? हाँ, महिलाओं को फायदा हुआ। ठीक है, आपको हुआ फायदा? मुझे तो नहीं फायदा हुआ। योगी सरकार में फायदा नहीं हुआ महिलाओं को? सरकार का अभी तक मैंने कोई फायदा नहीं लिया, लेकिन मेरी एक समस्या है जो बेरोजगारी को लेकर है। आज का जो युवा बच्चा है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, FMG का एग्जाम उसके फेवर में क्यों नहीं है? मैं मोदी सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ, उस पर जांच की जाए इसकी। एग्जाम के लिए बच्चे पेपर लीक। हाँ, पेपर। युवा भी हमारे साथ है, पेपर लीक हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लगातार राज्य सरकार में 10 भर्ती निकली, 10 के 10 पेपर लीक हुए। 2014 में मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात करी थी। बिल्कुल जुमला था, पूछ सकते हैं आप इनसे। बेरोजगार और महंगाई पे कोई बात नहीं कर सकते। उस समय सिलेंडर 300 रुपये का था, आज 1100 रुपये का है। 10वीं 12वीं के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। रोजगार मिला? रोजगार कहाँ मिले? 12वीं करते ही आर्मी की तैयारी करी, आर्मी की तैयारी करते योजना आ गई। अग्निवीर योजना का खासा असर देखने को मिल रहा है। देखिए, सिर्फ यूपी में नहीं, इससे पहले मैं हरियाणा में भी गई, वहाँ पे भी युवा नाराज हैं सर अग्निवीर से। तो देखिए, ऐसा है, जिन्हें नहीं मिली वो नाराज है, जिन्हें मिल गई वो खुश है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सब लोग वोट देंगे। और जो सिलेंडर का भी विषय है, मैं बता दूं 2012 में सिलेंडर जो है अब से भी महंगा था। तो ये सब ठीक है, विपक्ष का विषय है, उन्हें कहने का फर्क है, 1100 रुपए सस्ता है, उन्हें कहने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं। 4 जून को आपको पता चलेगा। और खुद गठबंधन, दूसरे जो विपक्षी दल है वो स्वीकार कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार आ रही है। यहाँ ये स्वीकार कर रहे हैं कि 70% वोट भाजपा को जा रहा है। देखिए, टक्कर अमरपाल शर्मा और राजकुमार सांगवान के बीच मुकाबला इस बार टक्कर का होना है, यानी कि बागपत लोकसभा पर जो ये चुनाव है दिलचस्प इस बार हो चुका है। हालांकि बीएसपी से भी उम्मीदवार उतरे हुए हैं परवीन जी, तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर इस बार देखने को मिलेगा। लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये 4 जून को जब नतीजे घोषित होंगे तभी पता चलेगा कि किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जनता ने चुना है अपना सांसद। फिलहाल 24 की चाल में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।